सीमांचल के 44 विधानसभा सीटों को साधने के लिए तेजस्वी यादव शुरू करने जा रहे हैं चौथे फेज की यात्रा। बिहार के राजनीति में इन 44 सीटों को बिहार का मक्का मदीना कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव के लिए सीमांचल के इस गढ़ को बचाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्या कामयाब होगी ये यात्रा और बीजेपी ने यहाँ क्या चाल चला है, सबकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। 15 दिसंबर से इस फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। 7 दिनों की इस यात्रा में कोसी सीमांचल के लगभग 8 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेगी, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। सीमांचल के इन जिलों में तेजस्वी यादव का मुसलमान और यादव वोटर यानी MY समीकरण कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है, यादवों की संख्या भी अधिक है, तो यहाँ तेजस्वी यादव के इस समीकरण को बचाना अब मुश्किल क्यों हो रहा है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। साल 2020 में जब विधानसभा की चुनाव हुआ था, उस समय उम्मीद के अनुसार यहाँ पर RJD को सीटें नहीं मिल पाई थी और इस बार इन इलाकों में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इन इलाकों को साधने के लिए, तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी और उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को करके मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति कर हिंदुओं को ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रही थी, एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह चला रहे थे। हालांकि उस यात्रा को उतनी मजबूती भी नहीं मिली थी, लेकिन ये यात्रा चुनाव आने तक ध्रुवीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। जो बीजेपी का खेमा है वो बदल सकता है। तेजस्वी यादव इन इलाकों में खिसकते वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं और यहाँ मुश्किलें दिख रही हैं। इसका कारण है जन सुराज पार्टी, AIMIM और NDA गठबंधन। जन सुराज पार्टी इन क्षेत्रों में मजबूती से सामने आने की कोशिश कर रही है। हाल में जो उपचुनाव हुए थे उसमें तेजस्वी यादव को करारा हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 3 सीटें RJD के पास थी। तो ये सीटें फिर क्यों नहीं जीत पाए तेजस्वी यादव? इसकी वजह है जन सुराज पार्टी, क्योंकि तेजस्वी के वोटर्स जन सुराज में बट गई। इसका एक अच्छा नुकसान झेलना पड़ा तेजस्वी यादव को। ऐसे समझिए तो जन सुराज राजद के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है पूरे बिहार में। जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती है और वो कह रही है कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो तेजस्वी के लिए भयंकर मुश्किल सामने खड़ा कर सकती है। लेकिन देखना होगा कि इससे तेजस्वी यादव कैसे बचेंगे। अब ये शुरू हो गया है कि मुश्किल हो रही है। वहीं बीजेपी हिंदुओं को ध्रुवीकरण कर वोट बैंक हथियाने के लिए हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। मुस्लिम विरोधी भावनाएं उकसा रही है, जो अब स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि उसने झारखंड के चुनाव में भी किया और महाराष्ट्र के चुनाव में भी किया। ऐसा ही कोशिश उसने बिहार में भी शुरू कर दिया है। ये सीमांचल का इलाका है, तो यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी असर कर सकता है। बीजेपी इस तरह हिंदुओं को साधने में शायद मजबूती से सामने आ जाए चुनाव के अंत तक, इस बात की पूरी उम्मीद है। ऐसा हो सकता है। ये तो हुई कौन क्या राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव को जो सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुसलमान वोटर्स को साधने में, उसका एक सबसे बड़ा वजह AIMIM है, क्योंकि AIMIM पिछली बार इन इलाकों में चुनाव लड़ा था और बीजेपी और जदयू और NDA के समस्त गठबंधनों और फिर RJD को भी एक झटका दिया था, क्योंकि 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था AIMIM ने। और AIMIM का मुस्लिम वोटर्स उसके सपोर्टर में आ गए थे। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव को इन इलाकों में मुसलमान वोटर्स को साधने में मुश्किल हो रही है और एक कड़ा चुनौती मिल रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से मुसलमान वोटर एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो तेजस्वी यादव ने AIMIM के इस गढ़ को तोड़ने की पूरी कोशिश की और कोशिश किया कि AIMIM को इन इलाकों में कमज़ोर किया जाए। इससे AIMIM के 4 विधायकों को अपने खेमे में ले लिया और पाला बदलवा दिया, जिससे AIMIM वर्तमान में वहाँ कमज़ोर है। हालांकि अब इस बार AIMIM क्या करेगी ये देखना होगा,
लेकिन मुसलमान वोटर को साधने में AIMIM मजबूती से सामने आ रही है, वो भी एक नया लीडर बनने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती से मैदान में उतरने के लिए लगभग पूरे बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। बीते 3 महीनों से वे इस यात्रा को अभियान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक देखा जाए तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में सफलता मिलेगी। लालू यादव भी बयान दे रहे हैं कि महागठबंधन चुनाव जीतेगी और यही दावा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी इस बार पूरी ताकत लगाने जा रही है। इस बार का चुनाव महागठबंधन, NDA गठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच लड़ी जाएगी। इस हिसाब से मुकाबला मजबूत रहेगा। अगर अभी बात करें तो इन 44 सीटों में से 27 सीटों पर NDA को जीत मिली है, जिसमें बीजेपी को 14 और जदयू को 13 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 6 और आरजेडी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी लगभग 26 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। जहां कम से कम आरजेडी को 25 से 30 सीटें मिलना चाहिए था, वहां 5 सीटें मिली और शेष सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर नतीजे दोहराएं तो तेजस्वी यादव को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो इन इलाकों में अपने लिए तंदुरुस्त करना पड़ेगा और ये काम करने के लिए वो चौथी फेज की यात्रा शुरू कर दी है। अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यहाँ महागठबंधन को बढ़त मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज और कटिहार सीटें जीती हैं, जबकि 2019 में सिर्फ किशनगंज सीटें ही जीत पाई थी। अररिया बीजेपी के पास और कोसी की सीट NDA के पास अभी भी है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कुछ वादों को अभी से साथ लेकर चल रहे हैं, जिनमें 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, मिथिलांचल के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, इसकी भी बात है, विशेष राज्य की दर्जा पर अन्य पार्टियों की यहाँ पर आलोचना की जा रही है, तो ये भी साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका फायदा इसको हो सकता है। एक बार अगर इन इलाकों की जनसंख्या पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स इन्हीं इलाकों में हैं। किशनगंज में 67% आबादी मुसलमानों की है, वहीं कटिहार में 38% आबादी मुसलमानों की है, अररिया में 32% आबादी मुसलमानों की है और पूर्णिया में 30% आबादी मुसलमानों की हैं। और इस तरीके से यहाँ पूरी तरह मुसलमान और यादव वोटर समीकरण सबसे आगे हैं। यहाँ पर पप्पू यादव भी तेजस्वी के लिए चुनौती खड़ा कर सकते हैं, वो भी इन इलाकों में मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इन इलाकों में ISI, PFI जैसे संगठन की गतिविधियां हैं, ये बात हिंदुओं को बताते जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इस तरह बीजेपी हिंदुओं को ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर इन इलाकों को साधना चाहती है। सुपौल के सभी 5 सीटों में आरजेडी 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, एक पर कांग्रेस और एक पर CPM दूसरे नंबर पर थी। यही मामला सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा सब जगह है। दूसरे नंबर पर लगभग 26 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी रही है, आरजेडी रही है। तो इस तरह इस बार इसे साधना बहुत जरूरी है अगर तेजस्वी यादव को 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है। तेजस्वी यादव अब तक 3 फेज की यात्रा समाप्त कर चुके हैं और ये चौथी फेज की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इस तरह देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है वो किस तरह आगे बढ़ने जा रही है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह तेजस्वी यादव के वोटर्स को काटे हैं जन स्वराज ने। इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिस पर आप देख सकते हैं। जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे उस समय हमने देखा कि उपचुनाव के नतीजों में तेजस्वी यादव के वोटर्स जन स्वराज में बट गई और उसी के वजह से कुछ ही वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा आरजेडी पार्टी को। इससे आरजेडी पार्टी में आक्रोश भी बढ़ रही है। जन स्वराज जैसे जैसे हुंकार बढ़ने की कोशिश कर रही है वैसे वैसे आरजेडी में आक्रोश भी बढ़ रहा है। तो देखना ये है कि किस तरह आरजेडी इन मुश्किलों को सामना करेंगे और देखेंगे और समझेंगे इन सभी चीज़ों को कि बिहार की राजनीति अब कैसे बदलने जा रहे हैं। हालांकि अगर पीके की बात करें यानी प्रशांत किशोर की बात करें जो जन स्वराज पार्टी को लीड कर रहे हैं, इसकी बात करें तो ये बिहार के विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। हालांकि ये अभी भी कहना स्पष्ट नहीं है कि बिहार की राजनीति में वो विकास की राजनीति को किस तरह
अंदर पेश करेंगे और किस तरह आगे बढ़ाएंगे, तो ये अभी देखना बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव अब माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं, ये बात आप समझिए। इस तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे और हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो को आप देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।